हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12th का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा था। बहुत सारे टॉपिक्स हमने देख लिए इस पे, है ना। फर्स्ट लॉ देखा है, वर्क डन देखा है, इंटरनल एनर्जी देखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, है ना। लास्ट वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के टाइप्स जो है वो कंप्लीट कर दिए थे। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, उसके बाद में साइक्लिक प्रोसेस और उसके बाद में था फ्री एक्सपांशन। हर एक प्रोसेस में हम सिमिलर मतलब उसमें कंसेप्ट देखते थे कि वर्क डन कितना होता है ना, हीट का ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, वो सारी चीजें हम देख रहे थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हीट इंजन। हीट इंजन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या तो थ्योरी आएगा या फिर न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के जो है पार्ट 1 हमने सॉल्व करा है, उसमें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सॉल्व है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो हीट इंजन पे बोलने का मतलब ये है कि हीट इंजन पे या तो न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर थ्योरी आ सकता है। आपके बुक में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है बहुत बड़ा दिया है, लंबा चौड़ा करके, है ना। अपन उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखेंगे उतना ही अगर आप लिखते हो एग्जाम में तो भी चलेगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का जरूरत है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हीट इंजन, है ना। तो सबसे पहले उसका इंट्रो लेंगे या फिर उसका डेफिनेशन। इट इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम अपना टू व्हीलर का इंजन। यहाँ पे ये जब पढ़ेंगे हीट इंजन, टू व्हीलर का इंजन ले लो कोई भी, है ना, बाइक का, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, या फिर ऐसा लिख सकते हो, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा प्रिंसिपल वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन इंट्रो दे दिया। पहले 2 लाइन में क्या कर दिया हमने, इंट्रो। इट इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। कैसे? पेट्रोल की टंकी है, उसमें पेट्रोल भरेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, इंजन में पेट्रोल नहीं जाता है ना। एक्चुअली पेट्रोल पहले हीट होता है, पेट्रोल को पहले हीट करा जाता है और पेट्रोल का फिर कन्वर्शन हो जाता है वेपर में। पेट्रोल का क्या बन जाता है, गैस बन जाता है ना, कन्वर्ट हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर वाला पेट्रोल इंजन के अंदर जाएगा। अभी इंजन को क्या मिली, हीट मिली। ये जस्ट इंट्रो है। इंजन को क्या मिली, हीट मिली। इट इज अ एनर्जी। तो इंजन को जो इनपुट एनर्जी दी है हमने हीट के फॉर्म में, तो इंजन क्या करेगा, उस मान लो 100 जूल हीट है, 100 जूल हीट इंजन को मिली। इंजन क्या करेगा, उसमें से कुछ हीट का यूज कर लेगा और कुछ काम कर देगा। काम क्या कर रहा है इंजन, जो उसके अंदर गियर वगैरह होते हैं, है ना, वो चलाने का काम। हीट की वजह से इंजन के अंदर के गियर्स वगैरह चलने लग जाते हैं और बाद में गियर का मोशन अलग मैकेनिज्म होता है, उसके हिसाब से फिर अपने व्हील भी घूमने लग जाते हैं, मोटर घूमने लग जाता है। वो इंजन को हीट दिया हमने और वर्क मान लो 40 जूल वर्क किया उसने, 100 जूल एनर्जी। वर्क का प्रिंसिपल आपको मालूम है, एनर्जी दोगे तो काम करेगा, है ना, काम करोगे तो एनर्जी जाएगा, है ना, उस तरह से। तो इंजन को हमने एनर्जी दिया हीट के फॉर्म में, तो उस टोटल एनर्जी जितनी थी उसमें से बाकी की हीट का, बाकी की एनर्जी यूज करके उसने क्या कर लिया, कुछ काम कर लिया, है ना, और बाकी का हीट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। बाकी का हीट क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। इस तरह से हमारा हीट इंजन काम करता है। तो हीट इंजन में ये जब हमने शॉर्ट में देखा तो हमको बहुत सारी चीजें पता चली। पहला था पेट्रोल, है ना, पेट्रोल। दूसरा था ये हीट जो सप्लाई करेगा इंजन को, वो वाला यूनिट। हमारा इंजन हीट जिधर रिजेक्ट करेगा, हीट जिसको रिजेक्ट करेगा या जहां पे रिजेक्ट करेगा, वो वाला एक लोकेशन हो जाएगा, है ना। तो इन सारे के लिए कुछ ना कुछ डिफिनेशन बने, कुछ ना कुछ नाम बने, नॉमेनक्लेचर जिसको हम बोलते हैं, वो हम पहले देख लेते हैं। फिर हम इंजन का वर्क पढ़ेंगे, उसका इफिशियंसी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं अपन। तो उसमें सबसे पहला जो है इंजन में, सबसे पहला जो ब्लॉक है या फिर जो यूज करेंगे हम जिस सब्सटेंस को, तो वो पहला है, उसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस।
वर्किंग सब्सटेंस। अभी वर्किंग सब्सटेंस मतलब क्या, इस टू व्हीलर के चक्कर में वो है पेट्रोल। वो क्या है, पेट्रोल, कि जिसको हीट करेंगे, जिसको हम हीट करेंगे और वो हीट होने के बाद इंजन में जाएगा, वो वाला सब्सटेंस मतलब हमारा होता है वर्किंग सब्सटेंस। वो क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस। तो उसको लिखेंगे कैसे, इट इज अ सब्सटेंस, इट इज ए सब्सटेंस, इट इज ए सब्सटेंस that absorbs heat from the source, और सोर्स को दूसरा नाम है हॉट रिजर्वायर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया है, उतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। विच एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स और हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। फ्रॉम द सोर्स और हॉट रिजर्वायर एंड गिव्स that heat to the engine। जैसे कि पेट्रोल है ना, टंकी में पेट्रोल डालेंगे, इंजन स्टार्ट होगा, पेट्रोल हीट होगा। अभी पेट्रोल को हीट करने वाला कोई तो होना चाहिए, वो बाहर से, टंकी के अंदर पेट्रोल हीट नहीं होता है ना। टंकी के नीचे मैकेनिज्म होता है, इंजन के पहले उसको हीट कर किया जाता है, और वो हीटेड पेट्रोल जो वेपर फॉर्म वाला है या जो गैसेस फॉर्म वाला पेट्रोल है वो इंजन लेता है। ठीक है, तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हमारा क्या होगा, फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल, है ना, और भी बता सकते हैं लेकिन पेट्रोल और डीजल। तो ये होते हैं वर्किंग सब्सटेंस जो हीट हो गए, जिनको हीट किया जाएगा, और वो हीट होने के बाद फ्लो होगा, गैसेस फॉर्म फ्लो होने लग जाता है, और बाद में वो अपनी हीट किसको देगा, बाद में वो अपनी हीट किसको दे देता है, इंजन को दे देता है। वो वाला सब्सटेंस होता है वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, दूसरी चीज हमने यहाँ पे बात करी किसकी, हॉट रिजर्वायर की। हॉट रिजर्वायर वर्किंग सब्सटेंस को जो हीट करेगा, वर्किंग सब्सटेंस को जो हीट करेगा, वो वाला जो रिजर्वायर होता है उसको बोलते हैं हॉट रिजर्वायर। ठीक है, पेट्रोल की टंकी जस्ट एक स्टोरेज है। हॉट रिजर्वायर मान लो जो अपना चूल्हा होता है ना, या फिर जो तंदूर होती है उसमें रोटी अपन बनाते हैं, वो ना, वो होता है हॉट रिजर्वायर। अभी क्या है, तंदूर तो जल रहा है, चूल्हा तो जल रहा है ना, उसमें लकड़ी जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे अपन ऐड करते जाते हैं। मतलब क्या है, चूल्हा जलते रहेगा, वो हीट सप्लाई करते रहेगा, और वो जो हीट सप्लाई करेगा तब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हर बार। अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसमें से हीट जा रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा होगा, नहीं। चूल्हे का या तंदूर में कैसा होता है, जैसे ही तंदूर के अंदर लकड़ियां कम होने लग जाती है, चूल्हे के अंदर लकड़ियां कम होने लग जाती है, अपन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लकड़ियां उसमें डालने लग जाते हैं, ताकि उस चूल्हे का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। तंदूर जो बनाया है रोटी सेकने के लिए, उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो उसी तरह से कुछ कंसेप्ट है हमारा हॉट रिजर्वायर का। हॉट रिजर्वायर का एकदम आइडियल एग्जांपल अगर ले हम तो वो है सन। सन क्या कर रहा है, वहां से हमको हीट दे रहा है ना, हीट कंटिन्यूसली वो हमको सप्लाई करता है, लेकिन उस सन का टेम्परेचर कम होता है क्या, बिल्कुल नहीं, सन का टेम्परेचर कम नहीं होता है। उस तरह से आप देख सकते हो किसको, हॉट रिजर्वायर को। तंदूर का भी एग्जांपल हो गया, चूल्हे का भी एग्जांपल हो गया, लेकिन उसमें हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा लकड़ियां डालनी पड़ती है ना, उसके हिसाब से। तो वही होगा हमारा जो पेट्रोल है, जो वर्किंग सब्सटेंस है, उसको हीट किया जाएगा किस पे, रिजर्वायर में। वो हॉट रिजर्वायर क्या करेगा, वर्किंग सब्सटेंस को हीट करने का काम करेगा। ठीक है, हॉट रिजर्वायर इट इज यूज्ड और इट इज ए सोर्स, इसको सोर्स भी बोला जाता है, इसको सोर्स भी बोला जाता है। इट इज अ सोर्स विच हीट्स द वर्किंग सब्सटेंस, जो वर्किंग सब्सटेंस को हीट करता है, जहां पे हमारा वर्किंग सब्सटेंस गर्म होता है, वो वाली जगह को अपन क्या बोलते हैं, हॉट रिजर्वायर। ठीक है, इट इज अ सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सोर्स एंड सिंक, ये दो वर्ड आ रही है। इट इज अ सोर्स विच हीट्स द वर्किंग सब्सटेंस एंड इट कंटिन्यूअसली सप्लाइज हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअसली सप्लाइज heat to
वर्किंग सब्सटेंस, जब तक हमारा गाड़ी चल रहा है तब तक पेट्रोल जल रहा है, पहले जितना पेट्रोल जला लास्ट वाला पेट्रोल भी उतने ही हीट होगा। मतलब हमारा जो हॉट रिजर्वायर है वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली हीट करते रहेगा, हीट करते रहेगा, हीट करते रहेगा, लेकिन हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, सन की तरह, चूल्हे की तरह, तंदूर की तरह, है ना। कंटिन्यूअसली सप्लाइज हीट टू द वर्किंग सब्सटेंस एट, ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर। और दूसरा क्या बोलोगे, हॉट रिजर्वायर नाम में ही है क्या, हॉट, इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर। अगर हॉट रिजर्वायर में टेम्परेचर हाई मेंटेन नहीं करते हैं तो वो वर्किंग सब्सटेंस को हीट कैसे कर पाएगा, सही है। तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हॉट रिजर्वायर ही एक जगह है जहां पे हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस हीट होगा। हमारा टंकी में पेट्रोल सिर्फ स्टोर्ड है, वो हीट होने का काम कहाँ पे होता है, वो पेट्रोल हीट होता है, वो पेट्रोल गर्म होता है कहाँ पे, हॉट रिजर्वायर में, और उसके बाद में वो इंजन के इनपुट के लिए जाता है, ठीक है। तो हॉट रिजर्वायर क्या काम करता है, कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करते रहता है किसको, वर्किंग सब्सटेंस को, ताकि वर्किंग सब्सटेंस हमारा हीट हो, ठीक है। उसके बाद में हॉट हो गया, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा कोल्ड, कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर मतलब क्या, जिसका टेम्परेचर कम हो, जिसका टेम्परेचर कम हो। कोल्ड रिजर्वायर का आइडियल एग्जांपल है हमारा एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर जो है कंटिन्यूअसली गाड़ी के अंदर से धुआं निकलते आ रहा है ना, चूल्हे से धुआं निकलता है बहुत, लेकिन हमारा जो कोल्ड रिजर्वायर है, जो हमारा नेचर है ना, वो क्या करता है, वो सारी हीट अपने अंदर ले लेता है, लेकिन ये ध्यान में रखता है नेचर कि उसका टेम्परेचर बढ़े ना, उसका टेम्परेचर बढ़े। विंटर और समर में वो टेम्परेचर अलग अलग होता है, लेकिन अगर आइडियली अपन देखा जाए तो हमारा नेचर जो है, हमारी हवा जो है, जो एटमॉस्फेयर है, वो क्या करती है, सारी हीट, जो भी चीज, हमारा इंजन है, इंजन जब काम करता है तो इंजन गर्म हो जाता है ना। तो इंजन जब गर्म हो जाता है तो वो हीट कहाँ पे जाती है, कुछ देर बाद तो इंजन ठंडा होता है ना गाड़ी बंद करने के बाद, लेकिन जो गर्म हुआ है वो हीट कहाँ पे गई, वो हीट गई हमारी हवा में। साइलेंसर, हमारा इंजन जब काम करता है तो साइलेंसर में से गर्म हवा निकलती है, वो गर्म हवा कहाँ पे जाती है, वो गर्म हवा जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इंजन ने काम करने के बाद, ठीक है, इंजन ने काम करने के बाद हीट जहां पे वो फेंक देता है, साइलेंसर के से बाकी की हीट उसने फेंक दी, तो जहां पे वो हीट रिजेक्ट करी, जहां पे वो हीट फेंकी, उस जगह को अपन बोलते हैं कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। तो कोल्ड रिजर्वायर इट इज एट लो टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा, हीट इंजन रिजेक्ट्स द हीट to the कोल्ड रिजर्वायर। हमारा हीट इंजन क्या करता है, हीट को रिजेक्ट कर देता है किधर, कोल्ड रिजर्वायर सबसे, और इसको also called as sink, also called as sink। एकदम मस्त एग्जांपल, बहुत सारे वीडियोस में भी दिया है दूसरे है ना। हाथ धोना है आपको क्या करना है, हाथ धोना है, ठीक है। ये यहां से आपने बेसिन का नल चालू किया, बेसिन का नल चालू कर दिया आपने, और नीचे क्या है, सिंक। इस सिंक में और बीच में ये पानी जा रहा है, ऐसा पानी फ्लो हो रहा है। ये फ्लो होते हुए पानी को जो है आपने यूज कर लिया, मान लो नल चालू कर दिया, पानी गया, हाथ नहीं धो रहे अपन। वैसे भी क्या हो रहा है, इस सोर्स से पानी फ्लो होके किधर जा रहा है, सिंक के अंदर जा रहा है। जितना पानी सोर्स फेंकेगा उतना पानी सिंक के अंदर जा रहा है। अभी क्या करा, हाथ धोने के लिए मैंने इसमें हाथ डाल दिया, हाथ धो लिया, फिर से हाथ धोने के बाद भी हमारा सिंक के अंदर पानी गया, है ना। पहले जब हम हाथ नहीं धो रहे थे तब भी जितना पानी आ रहा था उतना पानी पूरा का पूरा सिंक में जा रहा था। दूसरी चीज, हमने हाथ धो भी लिया, फिर भी जितना पानी आ रहा था पूरा का पूरा पानी सिंक में चला गया, ठीक है। हाथ में जो स्किन पे थोड़ा बहुत पानी लगेगा उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, इतना ज्यादा पानी लगता नहीं। अपन क्या करते हैं, झटक भी देते हैं ना पानी को, पानी सारा किस में जाएगा, सिंक में जाएगा। तो सोर्स का काम है कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करते रहना, हीट सप्लाई करते रहना। सिंक का काम क्या है,
कंटिन्यूसली हीट एक्सेप्ट करते रहना, है ना। बीच में क्या है, उसको सिंक को उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या करेगा, खाली हीट को एक्सेप्ट करेगा, वो कहां से भी आए, कहां से भी आए, ठीक है। तो लेकिन अपन ने क्या कर लिया, बहते हुए पानी का जो पानी फ्लो हो रहा है, जो वाटर करंट है, उस वाटर करंट का हमने यूज कर लिया, अपना काम तो हो गया, है ना। हमने पानी लिया, पानी एक्सेप्ट किया, हाथ धो लिए और बाकी का पानी रिजेक्ट कर दिया। इंजन भी वैसे ही करता है, हीट आ रही थी, हीट ले ली, उससे थोड़ा बहुत काम कर लिया और बाकी की हीट रिजेक्ट कर दी, है ना। बट फाइनली सारी की सारी हीट जो है वो रिजेक्ट किधर होती है, वो रिजेक्ट होती है सिंक में, है ना, या फिर कोल्ड रिजर्वायर में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंक, है ना। तो इस तरह से अपन इन तीनों का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, दूसरा है हॉट रिजर्वायर और तीसरा है कोल्ड रिजर्वायर। अभी अपन बनाते हैं डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम इसकी कैसी होगी, और उसके बाद में वर्किंग और इफिशियंसी, आपका वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस हो गया, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर हो गया। चलो और एक कंसेप्ट आपको अगर पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी बता देता हूँ या थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। मान लो जो नदी होती है ना, वहां पे अपन क्या बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते हैं। स्वदेश पिक्चर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे टंकी बनाते थे, टंकी में बहुत सारा पानी इकट्ठा, यहाँ से पाइप, नीचे एक, है ना, ब्लॉक था, उसके अंदर टरबाइन था, उसके अंदर क्या था, टरबाइन। पानी यहाँ से फेंकते हैं, कचरा वचरा फंस जाता है यहाँ पे, वो शाहरुख खान अंदर जाके वो कचरा निकालता है, पानी फ्लो होने लग जाता है। इधर एक चक्का होता है, एक गियर होता है, उस गियर से वो पानी का फ्लो कंट्रोल करते हैं और ये टरबाइन घूमने लगता है, टरबाइन घूमने लगता है ना। और 230 पे बोलता है कि वो बिजली पैदा होगी, है ना, इस तरह से बोलता है। तो मान लो अगर एक टरबाइन नहीं था फिर भी पानी फ्लो होता, है ना, और वापस मान लो अगर अच्छा इंजीनियर होगा तो वो क्या करेंगे, ये पानी टरबाइन के बाद का पानी वापस किसी जगह पे वो स्टोर कर लेंगे। ये है सिंक, ये क्या है, सोर्स। यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। तो टरबाइन से पानी जाने के बाद सिंक में गया, और मान लो यहाँ से और एक पाइप निकाल लिया मैंने, इधर मोटर लगा दी और मोटर से वापस वो पानी इसको दे दिया। ये क्या चल रही है, साइकिल चल रही है, वही पानी कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है, वही पानी कंटिन्यू। नदी वगैरह पे वैसे नहीं करते, बहुत सारा पानी अवेलेबल है नदी के लिए, लेकिन अगर अपन मान लो क्लास 10th का या 12th का साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, एक मोटर, 2 कंटेनर यूज करके, और बीच में छोटा सा टरबाइन लगा सकते हैं अपन, है ना। तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली साइकिल चल रहा है। मान लो टरबाइन नहीं होता और ऐसा, तो भी साइकिल चलती, लेकिन ये जो फ्लो हो रहा है उससे हम कुछ काम नहीं कर पाते। तो हम क्या कर रहे हैं, सोर्स से जितना पानी है उतना सिंक में जाएगा, सिंक का पूरा पानी वापस सोर्स में, पानी खत्म भी नहीं होगा और ये कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। बीच में अगर हमने टरबाइन डाल दिया तो क्या पानी खत्म होने वाला है क्या, फिर भी हमारा पानी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन ये पानी का जो फ्लो है, ये पानी का जो फ्लो है उससे हमने क्या कर लिया, एक काम कर लिया, एक काम कर लिया। क्या काम कर लिया, टरबाइन को घुमा दिया और टरबाइन ने बाद में बल्ब चमका दिया, स्वदेश वाला, है ना, इस तरह से। तो और अगर हम इसको तालाब में लगा दे तो, मान लो एक बड़ा सा तालाब है और उसको बोलो अंदर मैंने टरबाइन रख दिया, अब अंदर मैंने क्या रख दिया, टरबाइन। ये टरबाइन घूमेगा नहीं, क्योंकि हमारे पानी में क्या करना चाहिए, टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं, टरबाइन के ब्लेड पे फोर्स लगाना चाहिए, फोर्स लगाना चाहिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पानी कैसा है, स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी कुछ कर नहीं सकता है, रुके हुए पानी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, ये फ्लो होने वाले पानी के पास होती है, ठीक है। तो इंजन या फिर ये जो टरबाइन है वो सेम उसी तरह से काम करता है जैसे हमारा हीट इंजन करता है। फ्लो से जो एनर्जी है, वाटर का फ्लो का एनर्जी जो है उसका थोड़ा बहुत यूज कर लेगा, बाकी का वाटर एक्सेप्ट करेगा, वाटर ही रिजेक्ट करेगा। वैसे हमारा हीट इंजन क्या करता है, हीट एक्सेप्ट करेगा, हीट ही रिजेक्ट करेगा। लेकिन क्या जरूरी है, फ्लो जरूरी है। क्या जरूरी है, फ्लो। हीट इंजन हीट पे काम करता है, लेकिन हीट ने क्या होना चाहिए, हीट ने उसके अंदर से फ्लो होना चाहिए, हीट ने उसके अंदर से फ्लो होना चाहिए। कोई भी चीज है जो स्टेडी है ना, जिससे हमको एनर्जी लेनी है, नेचर वाली एनर्जी, ठीक है, और जिससे हमको कुछ काम करवाना है, उसने क्या करना चाहिए, उसने फ्लो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, चार्जेस है आपके पास, बहुत सारे सेल्स है,
बहुत सारे सेल है, ठीक है। बल्ब है ना, बल्ब के अंदर भी फिलामेंट वगैरह होता है, उसके अंदर चार्जेस है। लेकिन जब तक वो चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, जब तक इस बल्ब को हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे, सेल नहीं लगाएंगे, चार्ज जब तक फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट, चार्ज का फ्लो, फ्लो 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 वर्ड पे ज्यादा एम्फासिस है। क्यों? क्योंकि फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक करंट, चार्ज का कन्वर्शन करंट में नहीं होता, चार्ज का कन्वर्शन करंट में होना मतलब चार्ज का फ्लो होना, चार्ज के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। तो वो जब तक इसमें से नहीं जाएगा तब तक हमारा बल्ब काम नहीं करेगा। ये बल्ब हटा दो और ये वायर ऐसा शॉर्ट कर दो, फिर भी चार्जेस ऐसे फ्लो होंगे, लेकिन अभी ये चार्ज कुछ काम नहीं करने वाला, फ्लो होने वाला चार्ज भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन फ्लो तो हो रहा है। हमने क्या करा, बीच में सिर्फ बल्ब लगा दिया और अपना काम करवा लिया। वही है, यहाँ पे भी फ्लो जरूरी है, हीट का भी फ्लो जरूरी है, चार्जेस का भी फ्लो जरूरी है। तो स्टेडी जो एनर्जी है, स्टेडी एनर्जी से हम कुछ काम नहीं करवा सकते हैं, हमको उस एनर्जी को फ्लो करवाना पड़ेगा। तो अगर हीट इंजन से हमको काम करवा लेना है तो हीट इंजन के थ्रू हीट फ्लो होनी चाहिए, फ्लो होनी चाहिए। एक और एक कंसेप्ट, ठीक है। सोर्स जो है हमारा, सोर्स जो है हमारा, वो कंटिन्यूअसली हीट देते रहेगा। अभी हीट में बात करेंगे, कंटिन्यूअसली हीट देते रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। सिंक जो है वो कंटिन्यूअसली हीट एक्सेप्ट करता रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका टेम्परेचर हाई, इसका टेम्परेचर लो, ठीक है। उसके हिसाब से अभी अपन ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है वो बताता हूं मैं आपको, यही निकालोगे तो भी चलेगा। आपके बुक में हीट पाइपलाइन वगैरह कंसेप्ट दिया है, वो हीट पाइपलाइन वगैरह पढ़ने का कुछ मतलब है ही नहीं, ठीक है। ये है आपका हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, ये इसको क्या बोला आपने, सोर्स, जहां पे हमारा वर्किंग सब्सटेंस हीट होगा, ठीक है। यह है कोल्ड रिजर्वायर, या क्या बोलेंगे इसको, सिंक, कि जहां पे हीट रिजेक्ट होगी, हमारा इंजन जो है काम करने के बाद हीट रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। चलो, वर्किंग सब्सटेंस हॉट रिजर्वायर में गया, हॉट रिजर्वायर से हीट होके वो वर्किंग सब्सटेंस कहाँ पे आया, वो वर्किंग सब्सटेंस आ गया इंजन, ठीक है। इंजन के अंदर कुछ मैकेनिज्म होगा और बाद में हीट रिजेक्ट हो गई। ये वर्किंग से हमने कुछ, ये जो बाकी की हीट है उससे उसने कुछ क्या कर दिया, काम कर दिया। अभी ध्यान से देखना, इनडायरेक्टली सारी की सारी हीट सिंक में ही जानी है। कैसे? ये हीट आई, इंजन ने कुछ काम करा, कुछ हीट काम कर ली, और बाकी की हीट ये साइलेंसर के थ्रू, ये कोल्ड रिजर्वायर मतलब साइलेंसर के थ्रू कंटिन्यूअसली जब इंजन काम करता है, बाद में वापस ये हीट भी इधर ही आनी है। कैसे? ये इंजन है, ये इंजन गर्म होगा, गर्म जब होता है तो गर्म वाली हीट बाद में, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, इंजन गर्म है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होना लग जाती, हीट फ्लो होती है कहाँ से, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, थर्मल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है। तो हमारा इंजन क्या करता है, हीट एटमॉस्फेयर को देता है। एक वे है साइलेंसर के थ्रू, दूसरा वे है डायरेक्ट, तो ऑटोमेटिक सारी हीट किधर जा रही है, सारी हीट एटमॉस्फेयर में ही जा रही है, और एटमॉस्फेयर ही हमारा क्या है, सिंक है, एटमॉस्फेयर ही हमारा सिंक है, ठीक है। लेकिन ये बताएंगे नहीं अपन, ये खाली इतना बताएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक तो सारी एनर्जी जानी है, लेकिन डायग्राम सिर्फ इतना रहेगा, ठीक है। स्टेप्स, कितनी स्टेप्स में हमारा थर्मोडायनामिक ये वाला जो हीट इंजन है वो काम करता है। पहला, वर्किंग सब्सटेंस जो है, वर्किंग सब्सटेंस गेट्स हीटेड एट हॉट रिजर्वायर, दूसरी स्टेप, वर्किंग सब्सटेंस flows or gives heat to the heat engine, and heat engine does some work, heat engine does some mechanical work. और तीसरा स्टेप, heat engine rejects
द रिमेनिंग हीट टू द सिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंक। हॉट रिजर्वायर को दूसरा वर्ड क्या है, सोर्स। पेट्रोल जो है वो पेट्रोल हमारा हीट हो जाएगा कहाँ पे, सोर्स में, ठीक है, पहली चीज, पहला स्टेप हो गया। दूसरा, ये वर्किंग सब्सटेंस मतलब पेट्रोल जो है वो फ्लो होगा हीट इंजन के अंदर से, या फिर वो क्या करेगा, वो अपना हीट किसको दे देगा, अपना हीट दे देगा वो हीट इंजन को, और हीट इंजन क्या करेगा, वो हीट का यूज करके काम करेगा। लेकिन पूरा का पूरा हीट पे वो वर्क कर देता है क्या, नहीं, पूरा का पूरा हीट का कन्वर्शन वर्क में नहीं होता है, लिमिटेशन होते हैं। सेकंड लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का इसके बाद में, ठीक है। और बाद में बाकी का क्या करेगा, 100 जूल हीट ली इंजन ने, 40 जूल का काम किया, बाकी 60 जो बची, 60 जूल हीट को क्या कर दिया उसने, रिजेक्ट कर दिया। 60 जूल हीट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमारा कोई भी हीट इंजन काम करता है। टाइप जो है, 2 टाइप है, एक है इंटरनल कंबशन इंजन, कुछ जरूरी नहीं है लेकिन बुक में इसलिए बताता हूँ, इंटरनल कंबशन इंजन मतलब क्या, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ना हमारा, वो इंजन के अंदर ही गर्म होगा और बाद में इंजन को वो हीट दे देगा, ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, मतलब अभी क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कि जो ये जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, वो वर्किंग सब्सटेंस जो है पहले बाहर हीट होगा, और वो हीटेड वर्किंग सब्सटेंस जो है वो बाद में हम इंजन को देंगे। हमारा जो 2 व्हीलर का इंजन है वो आईसी होता है, इंजन के अंदर ही एक मैकेनिज्म होता है कि जहाँ पे हमारा पेट्रोल हीट करा जाता है और उसके बाद में बाकी के इंजन के पार्ट में से उसको फ्लो कर दिया जाता है। हमारा ऑटोमोबाइल में आईसी यूज होता है, ठीक है। तो हीट किधर हो रहा है, हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो है वो हीट कहाँ पे हो रहा है, उस पर ये 2 टाइप से, इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली है आपके बुक में इसके लिए, ठीक है। तो ये है हमारा वर्किंग, सिंपल है एकदम। वर्किंग सब्सटेंस हीट हो जाएगा कहाँ पे, सोर्स में हीट है ना, वर्किंग सब्सटेंस के पास जो हीट है वो हीट वर्किंग सब्सटेंस हमारे इंजन को दे देगा। इंजन क्या करेगा, उसमें से बाकी की हीट का वर्क में कन्वर्शन कर देगा, और बाकी की हीट क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह से मान लो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है QH जितना हीट इंजन को सप्लाई हुआ, QH जितना हीट इंजन को सप्लाई हुआ, लेकिन उसमें से सिर्फ Q जितना वर्क उसने किया। देखो Q जितना वर्क में, वर्क के लिए अपन W लिख सकते हैं लेकिन मैंने Q लिखा। वर्क और एनर्जी इंटर रिलेटेड है, ठीक है। 100 जूल इसको हीट दिया, वर्क का यूनिट भी सेम है, जूल ही है, लेकिन उसमें सिर्फ 40 जूल का ही क्या हो पाया, वर्क हो पाया। बाकी का हीट जो है, बाकी का हीट मतलब क्या, QC जितना हीट, कोल्ड रिजर्वायर है इसलिए C, हॉट रिजर्वायर है इसलिए H, ठीक है। तो QH जितना हीट हो लेगा इंजन, लेकिन उसमें से एक्चुअल काम कितने का करेगा, 40 जूल का, और बाकी का 60 क्या हो जाएगा, सिंक में या कोल्ड रिजर्वायर पे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये एक इंजन है, चलो यहां से ही आपको मैं बता दूंगा एफिशिएंसी वगैरह। मान लो दूसरा एक इंजन है, ये इंजन 1, ये इंजन 2, 100 जूल हीट दी उसको, उसने काम करके दिया आपको 60 जूल जितना, और 40 जूल इतना एनर्जी सिंक में चला गया। ये QH है, ये QC है, ये Q है। तो बताओ कौन सा इंजन अच्छा होगा, इंजन 1 अच्छा होगा या इंजन 2? तो इसका आंसर है इंजन 2, क्योंकि क्या है, दोनों का इनपुट सेम है, 100 जूल दोनों का इनपुट सेम है, लेकिन पहला जो इंजन है वो सिर्फ 40 जूल का काम करके दे रहा है ना, और बाकी का ये तो वेस्ट ही है, 60 जूल क्या है, वेस्ट ही है, इधर दे रहा है ना एटमॉस्फेयर में, साइलेंसर के बाहर जो हीट जा रही है वो तो वेस्ट ही है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, उसको भी 100 जूल ही मैंने दिया हीट, लेकिन उसने 60 जूल जितना काम करके दिया, 60 जूल जितना काम करके दिया, और खाली 40 जूल ही क्या हुआ, वेस्ट हुआ। तो इसको फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में टर्म है इफिशियंसी। कौन सा इंजन ज्यादा इफिशियंट है, तो हमारा सेकंड वाला इंजन ज्यादा इफिशियंट है, सेकंड वाला इंजन ज्यादा इफिशियंट है, ठीक है, क्योंकि उसने ज्यादा काम करके दिया, इनपुट दोनों का सेम है, इनपुट दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अभी, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन।
कोई भी कहाँ पे भी कौन सी भी अगर किसी भी डिवाइस का अगर आप इफिशियंसी कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, इफिशियंसी डिनोट करते हैं ईटा से, इसको बोलते हैं ईटा, ठीक है। वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। कितना इनपुट दे रहे हो उसमें से कितना काम वो करके दे रहा है, फ्रैक्शन। कितना इनपुट दे रहे हो और उसमें से कितना काम हो रहा है, ठीक है। इनपुट कितना दिया अपन ने, QH। आउटपुट क्या है, इंजन से हमको आउटपुट क्या चाहिए, हमको आउटपुट चाहिए वर्क, हमको आउटपुट चाहिए वर्क। और वर्क और एनर्जी दोनों अपन सेम बोलते हैं, तो यहां से Q क्या हो जाएगा, QH माइनस QC। अभी QC माइनस Q क्योंकि रिजेक्ट है ना, सिस्टम के अंदर जो हीट आती है वो पॉजिटिव लेते हैं, सिस्टम से जो हीट बाहर जाती है उसको निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। Q मतलब यहाँ पे 40 देखो कैसे, 100 माइनस 60, QH माइनस QC, QH माइनस QC। यहाँ पे देखो 100 माइनस 40 कितना आया, 60। तो Q जो है, ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला बनेगा QH माइनस QC, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो QH माइनस QC अपॉन QH। डिवाइड कर दो, मतलब डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, QH अपॉन QH 1 माइनस QC अपॉन QH भी एज इट इज, मतलब। तो ये बन जाएगा आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला, इफिशियंसी का फॉर्मूला समझ में आ रहा है। जितना ज्यादा QH, जितना ज्यादा QH, या फिर और आगे अपन बताते हैं, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी ऑफ एनी डिवाइस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। लेकिन यहाँ पे है हीट इंजन, तो हीट इंजन के लिए क्या आएगा, इनपुट क्या है, हीट सप्लाइड बाय द हॉट रिजर्वायर, और आउटपुट क्या है, वर्क चाहिए हमको, इंजन से क्या चाहिए, वर्क चाहिए। तो हीट इंजन का इफिशियंसी का डेफिनेशन कैसे बनेगा, द इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द हीट इंजन टू द हीट सप्लाइड टू इट, हीट सप्लाइड टू इट। इंजन ने कितना काम करके दिया टू द, उसको हमने कितना हीट सप्लाई करा था। और उसके बाद में QH माइनस QC कैसे आया, ये वाला फंडा, ये वाला ब्लॉक डायग्राम ध्यान में रखना, ये ऐसा। बाकी की तो रिजेक्ट हो जाती है, सारी की सारी हीट कन्वर्ट नहीं हो पाती है, सारी की सारी हीट का कन्वर्शन वर्क में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो ज्यादा वर्क डन करके देगा कम हीट पे, वो इफिशियंट है। दोनों को सेम सेम हीट दिया था लेकिन इसने कम वर्क किया, इसने ज्यादा किया, तो ये ज्यादा इफिशियंट है, मतलब ये ज्यादा अच्छा है। जिसका इफिशियंसी अच्छा उसका ज्यादा वो इंजन अच्छा। ये है आपके बुक में, मैं और एक फॉर्मूला आपको देता हूँ, उससे पता चल जाएगा। ये QC की जगह पे मैं लिखता हूँ TC और QH की जगह पे मैं लिखता हूँ TH। क्यों, क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है MS डेल्टा T, मास सेम। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो भी कांस्टेंट है, और डेल्टा T है ना। डेल्टा T ऊपर में, डेल्टा T किसके टर्म में लिखेंगे, कोल्ड रिजर्वायर के टर्म में लिखेंगे, और ये वाला किसके टर्म में लिखेंगे, हॉट रिजर्वायर। QH मतलब हॉट रिजर्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। अब एक देखते हैं, इफ TH इज मोर, मान लो अगर TH हमने बढ़ा दिया, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, तो इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी है 1 माइनस TC अपॉन TH। TH अगर बढ़ गया, स्टेप बाय स्टेप, TH अगर बढ़ गया तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पूरा फ्रैक्शन कम हो जाएगा। एक में से कम माइनस होगा, एक में से कम माइनस होगा, मतलब हमारा इफिशियंसी बढ़ गया। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इफिशियंसी कभी भी 1 नहीं होगा, कभी 1 नहीं होगा, कभी नहीं, आज भी नहीं, 200 साल तक भी नहीं हो सकता शायद, है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ वेस्टेज तो है ही, जितना इनपुट देके पूरा का पूरा वो आउटपुट में कन्वर्ट करके नहीं देगा, अभी तक ऐसा डिवाइस बना नहीं है, ठीक है। तो एक से कम, तो कम करने वाली टर्म क्या है, ये TC अपॉन TH। अगर ये टर्म को हम घटाते गए, पूरा पूरा फ्रैक्शन अगर घटाते गए तो हमको इफिशियंसी अच्छा मिलेगा, है ना। तो TH अगर बढ़ेगा तो ये फ्रैक्शन कम होगा, इस एक में से कम माइनस होगा, मतलब हमको इफिशियंसी कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो TH अगर बढ़ा देते हैं, TH बढ़ाया, TH बढ़ाया तो इफिशियंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्वेश्चन आता है, CBSE में आया हुआ है कि हीट इंजन अच्छा है या डीजल इंजन, हीट इंजन अच्छा है या डीजल इंजन। तो उसका आंसर है डीजल इंजन अच्छा है, डीजल इंजन इज बेस्ट। अभी डीजल इंजन बेस्ट क्यों है, क्योंकि
पेट्रोल जो है उसको TH कम लगता है। हॉट रिजर्वायर में पेट्रोल को जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर TH उसके लिए थोड़ा कम लगता है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो जल्दी बॉयल हो जाता है, जल्दी उसका वेपर में कन्वर्शन हो जाता है। लेकिन डीजल थोड़ा टाइम लेता है डीजल हीट होने में। डीजल को हीट होने में जो TH लगता है वो TH डीजल के लिए ज़्यादा लगता है। तो TH ज़्यादा लगेगा तो ये फ्रैक्शन कम हो जाएगा, एक में से कम, इसलिए डीजल इंजन का इफिशियंसी ज़्यादा होता है पेट्रोल से। क्योंकि रीज़न एक ही है कि डीजल रिक्वायर्स मोर हीट, डीजल रिक्वायर्स मोर हीट देन द टेम्परेचर टू हीट। ठीक है, मतलब डीजल जब हमारा हीट होगा तो उसका TH ज़्यादा होगा, पेट्रोल जब हमारा हीट होगा उसका TH कम होता है। वो जिसके जिसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वाला जो कंसेप्ट है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखो कि TH डीजल के लिए मोर होता है, पेट्रोल के लिए कम होता है। पेट्रोल के लिए कम, TH कम, मतलब फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक में से ज़्यादा माइनस हो जाएगा तो इफिशियंसी कम। उसके उल्टा डीजल के लिए तो इफिशियंसी ज़्यादा। पहला मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डीजल इंजन मोर इफिशियंट है, TH उसको ज़्यादा लगने की वजह से। दूसरा, ठंड वाले मतलब जो अमेरिका कंट्री है जिसमें ठंड होती है ज़्यादा, उसके बाद में जो नॉर्वे वगैरह है उधर भी ठंड होती है। तो आदमी जो है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो कौन से एनवायरनमेंट में ज़्यादा काम कर सकते हैं? ठंड में ज़्यादा काम कर सकते हैं या धूप में? तो उसका आंसर है ठंड में ज़्यादा काम कर सकते हैं। कैसे? कैसे? ठंड में TC क्या होता है? ठंड में TC क्या होता है? कम होता है। ठंड मतलब क्या? ये सिस्टम है, सिस्टम के बाहर का, इंजन के बाहर का जो कुछ है वो एटमॉस्फेयर ही हमारा ठंडा है। मतलब TC क्या है? कम। TC अगर कम है तो ये फ्रैक्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा, फिर एक में से कम माइनस होगा, है ना। तो TC कम तो भी इफिशियंसी ज्यादा, TH ज्यादा तो भी इफिशियंसी ज्यादा। उसको ढंग से देखो, न्यूमरेटर ज्यादा तो फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो इफिशियंसी बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर कम फिर भी फ्रैक्शन कम हो जाएगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगा। तो ठंड में लोग ज्यादा काम, वो अलग बात है कि हमारे इधर हमको आलस वगैरह आता है ना, ठंड में ज्यादा नींद लेते हैं हम लोग वगैरह। लेकिन नहीं, अगर आपको काम करना है ना, गर्मी में आपके तुरंत पसीने छूट जाते हैं, आप काम करने के लायक नहीं होते हो, तुरंत ग्लूकॉन डी वगैरह मांगने लग जाते हैं अपन। ठंड में वैसा नहीं होता, इसलिए उधर के लोग जो है वो ज्यादा फिट होते हैं, ज्यादा काम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं, है ना। फिर भी उनका एनर्जी इतना वेस्ट नहीं होता, वो बहुत इफिशियंट होते हैं, वो बहुत इफिशियंट होते हैं। गर्मी में रहने वाले लोग इतने इफिशियंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डेफिनेशन बना सकते हो। यह है इफिशियंसी, है ना। इफिशियंसी क्या बोलोगे? इफिशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द हीट इंजन टू द हीट सप्लाइड टू द हीट इंजन। उसको हमने कितनी हीट सप्लाई करी, उसमें से उसने हमको कितना काम करके दिया। और वर्क डन कैसे लिखोगे? ऐसे, QH माइनस QC। वर्क डन और हीट के लिए सेम लिख रहा हूँ क्योंकि जूल जूल सेम है। इफिशियंसी को यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वर्क जो है वो भी जूल में है, नीचे हीट जो है हीट भी जूल में है, जूल जूल का यूनिट ही नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए नीचे क्या है? QH मतलब इनपुट, जो हमने हीट दी है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? हीट इंजन को पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। जो भी मैंने बोर्ड पे देखा वो पूरा का पूरा उतार दो, फॉर्मूला, उसके बाद में ये स्टेप्स, उसके बाद में ब्लॉक डायग्राम, है ना। उसके बाद में 3 चीजें, वर्किंग सब्सटेंस, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, है ना। बाद में इंजन का भी लिख देना उसमें कि इंजन इज अ डिवाइस विच एक्सेप्ट्स हीट, डज सम वर्क एंड रिजेक्ट्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हीट। वो स्टेप लिख दी, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।